क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए गठबंधन के लिए कुछ बुरी खबर ला सकता है? अब आप सोचेंगे ये अजीब सी बात है, एनडीए गठबंधन ने जिनको चुना है सीपी राधाकृष्णन को, संख्या बल की अगर बात करें तो संख्या बल तो पूरा है। लेकिन यहां ठहर जाइए, जब एनडीए ने तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को चुना तो उस समय कहा यह जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में डीएमके के लिए एक किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी कि क्या करें या ना करें, असमंजस की स्थिति पैदा होगी कि तमिलनाडु के एक व्यक्ति को वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन ने भी कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल उसी तरीके की बात को एनडीए पर ला करके टिका देता है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, जो वो चुनाव है उस पद के लिए जो अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट उतारा है, वो हैं बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों जगहों में से आंध्र प्रदेश से एनडीए गठबंधन का एक बहुत जरूरी घटक दल आता है। वो घटक दल अगर छिटक जाए तो आप ये समझ लीजिए कि चीजें जरा गड़बड़ा जाएंगी, और वो है तेलुगु देशम पार्टी। इसको लेकर के अब कुछ तस्वीरें भी आई जिसमें टीडीपी ओवरड्राइव में जाकर के ये बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो एनडीए के साथ ही हैं। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, जिसको फोरगॉन कंक्लूजन मान लिया गया था, वो घटक दलों के लिए एक धर्म संकट या सिर दर्द कम से कम थोड़ा बहुत पैदा कर सकता है? ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। रोचक है क्योंकि साउथ वर्सेस साउथ लड़ाई हो रही है, लेकिन उसके तार पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी एकदम से चले गए। उन्होंने बोला बीमार हैं, अब वो कहाँ हैं ये तो किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि जब से उन्होंने इस्तीफा दिया 21-22 जुलाई, उसके बाद से उनका कुछ अता पता ही नहीं है। तो एक चिंता ये भी जताई जा रही है, लापता धनखड़ बोल दिया कपिल सिब्बल ने। लेकिन ये मुकाबला तब रोचक हुआ जब एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन जी का चयन किया। उन्होंने बोला कि ये रहेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। अब सीपी राधाकृष्णन कौन है? ये गवर्नर रह चुके हैं कई राज्यों के, पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। इससे पहले ये बीजेपी तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खाटी संघ के आदमी हैं, तो धनखड़ के साथ जो हुआ, क्योंकि वो संघ बैकग्राउंड के नहीं थे, वो भी सुधारने की कोशिश, संघ को रिझाने की कोशिश, उस तरफ और तमाम बातें ये बोली जा रही थी कि एक तरीके से एक दबाव डाल दिया जाएगा डीएमके के ऊपर कि देखो तमिलनाडु का आदमी है, वोट नहीं दोगे तो इसका मतलब आप तमिलियंस को पसंद नहीं करते हैं। अब ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? आप जानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब किसी प्रदेश से किसी को चुना जाता है तो अमूमन ख़ास तौर से इस तरीके के चुनाव के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टीज़ अपनी नॉन पार्टी लाइन और आइडियोलॉजिकल पोजीशन को दरकिनार करके रीजनल आइडेंटिटी को प्रमोट करती हैं। मिसाल के तौर पर बंगाल, जब प्रणब मुखर्जी आए तब हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग पार्टीज साथ में आई। मिसाल के तौर पर प्रतिभा पाटिल, महाराष्ट्र में शिवसेना उस समय जो बीजेपी के साथ थी, उस शिवसेना ने यूपीए के कैंडिडेट का समर्थन किया, और एक लंबा इतिहास है इस चीज़ का। तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि ये तो धर्म संकट हो जाएगा, अब डीएमके को तो समर्थन करना पड़ेगा। तो ये सब बात हो रही थी जिसमें ये कहा जाने लगा कि ये तो एनडीए का मास्टर स्ट्रोक हो गया, मास्टर स्ट्रोक जैसी बातें होने लगी। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन ने, जो ये माना जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तिरुचि सिवा को या फिर तमिलनाडु से ही किसी और को खड़ा किया जाएगा ताकि डीएमके के लिए एक धर्म संकट ना रहे इस चुनाव में, तो अब इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी जी को उतार दिया। कौन है बी सुदर्शन रेड्डी? पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। देखिए, ये एक कानूनविद हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब राष्ट्रपति पद के लिए सुदर्शन रेड्डी का नाम सभी विपक्षी दल की एकजुटता से जब उन्होंने इसकी घोषणा की, तो एकदम से ये बात चली बाकी देश भर में कि बी सुदर्शन रेड्डी हैं कौन। हम सभी पार्टी मिलके
एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and Judge of the Supreme Court. दरअसल 1946 में इनका जन्म हुआ था। बीए और एलएलबी की इन्होंने पढ़ाई की। रेड्डी का न्याय शास्त्र में एक समृद्ध करियर है। 27 दिसंबर 1971 को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता थे। 1988 और 1990 के दौरान उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में नियुक्त हुए। उसके बाद 2 मई सन 95 को उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्हें 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। यानी कि वो एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी। सुप्रीम कोर्ट में बतौर न्यायाधीश उनका करियर 12 जनवरी 2007 को शुरू हुआ और 8 जुलाई 2011 को वो रिटायर हो गए। अब इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि तेलंगाना सरकार ने 2023 में के विधानसभा चुनाव के लिए किए गए वादे के तहत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण SEEEPC शुरू किया था और इस सोशल इंजीनियरिंग के चेहरे भी बी सुदर्शन रेड्डी थे। यानी कि वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से खड़े ज़रूर हुए हैं, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं एक छवि किस तरीके की है वो आप जानते हैं। अब ये करके क्या इंडिया गठबंधन ने भी वही, उन्होंने अगर डीएमके के लिए मास्टर स्ट्रोक कर दिया तो यहाँ क्या इंडिया गठबंधन ये जानते हुए कि ये चुनाव कोई वो बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाएंगे, क्या उन्होंने तमिलनाडु, उधर डीएमके तमिलनाडु धर्म संकट में आई तो तेलंगाना के एक इंसान को खड़ा करके क्या वो तेलंगाना और आंध्रा की पार्टीज़ को धर्म संकट में डालने का प्रयास कर रही हैं। अब इसको लेकर के रेवंत रेड्डी ने एक अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि मैं टीडीपी, जनसेना, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम से ये गुजारिश करूंगा कि सब सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में आए, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव के बाद तेलंगाना और आंध्रा को वो उस तरीके का नेशनल पद नहीं मिला जो जिसका वो हकदार है। तो सबको आना चाहिए रीजनल प्राइड को लेकर के। तो बात ही पलट दी। अंक गणित पर आते हैं, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि ये चीज़ बिल्कुल भी कहनी सही नहीं होगी कि अब इसके बाद एकदम तख्ता पलट हो जाएगा। अभी संख्या बल जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि अभी भी संख्या एनडीए के कैंडिडेट के पास ही है, लेकिन पॉइंट प्रूव करने की बात है और आगे थोड़ी सी खटास डालने की बात है एनडीए गठबंधन में। तो क्या उसमें सफल हो पाएंगे? कम से कम मन में एक सवाल खड़ा करने में क्या इंडिया गठबंधन कुछ हद तक आगे बढ़ पाएगा? अब तस्वीरों के माध्यम से अगर देखा जाए तो यूं लगता है कि शायद टीडीपी, जो एक ज़रूरी घटक दल है बीजेपी का, जिसके सहारे पर एनडीए की केंद्र की सरकार चल रही है, आप ये भी जान लीजिए। और टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से बचपन से ही लिखा के लाए थे कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी गए हैं, धरना प्रदर्शन भी किया था यहाँ पर दिल्ली में इन्होंने पहले, आप याद कीजिए। लेकिन उनकी पार्टी के नारा लोकेश, उन्होंने कम से कम बॉडी लैंग्वेज और पॉलिटिकल पोस्चरिंग में ये साबित करने की कोशिश की कि हम तो एनडीए के साथ ही हैं।
दरअसल दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं वाइस प्रेसिडेंट के, वो नारा लोकेश से मिले और नारा लोकेश ने उसकी विजुअल्स और उसके बारे में ट्वीट भी किया और वो दिल्ली में मुलाकात की और वार्म विशेस दी गई कि मतलब हम हा हा हू हू हो रहा है उसमें, हंसी ठिठोली। ये आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी हैं। तो अब संदेश तो ये जा रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन एकजुट है, लेकिन देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। क्यों बोल रहे हैं हम? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई नामों पर खास तौर से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जब नाम होते हैं तो उस पर अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग पोजीशन लेते हैं। मुझे अभी भी याद है मुलायम सिंह यादव का घर जब प्रणब मुखर्जी का नाम घोषित हो रहा था, उस समय ममता बनर्जी मुलायम सिंह यादव के पास आईं और उन्होंने कहा कि आप ना सोमनाथ चटर्जी को अगर आप चाहें तो आप बना दें। सोमनाथ चटर्जी जबकि लेफ्ट के थे, प्रणब मुखर्जी को वो नहीं चाहती थी ममता बनर्जी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ममता बनर्जी को अपने घर में अंदर रोक के और उसके बाद गए अहमद पटेल से मिले और उसके बाद एकदम से घोषणा हो गई कि समाजवादी पार्टी भी समर्थन कर रहा है प्रणब मुखर्जी के नाम पर। यानी कि ये सारी गणित लास्ट तक होती हैं, हमने ये होते हुए देखा है। तो यहाँ हंसी ठिठोली ज़रूर हो रही है राधाकृष्णन जी के नाम पर, लेकिन क्या कुछ गणित ऐसी बनेगी कि उसके बाद टीडीपी को ये लगे कि नहीं भाई रीजनल प्राइड ज़्यादा ज़रूरी है, एक रेड्डी का समर्थन कर देते हैं तो उससे आंध्रा में थोड़ा एक पकड़ बन जाएगी। अब आते हैं अंक गणित पर। तो ऐसा है कि दोनों सदनों को अगर आप मिला लें तो आज की डेट में, क्योंकि 6 पद रिक्त हैं, 1 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में, तो 786 टोटल सांसद हैं आज की डेट में हमारी संसद में। अब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के लिए 394 वोट चाहिए, 394। एनडीए गठबंधन 293 है लोकसभा में और 129 है राज्यसभा में। इसको आप जोड़ दीजिए तो ये 422 हो गया, यानी कि चाहिए 394 है 422। तो ये तो कोई मुकाबला ही नहीं हुआ, जो जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया। अब अगर डीएमके साथ आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि उधर विपक्ष के 22 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में सांसद और कम हो जाएंगे और ये भी जुड़ जाएगा सीपी राधाकृष्णन के लिए, अगर डीएमके समर्थन करता है तो। लेकिन वहीं अगर आप बी सुदर्शन रेड्डी के लिए अगर एनडीए गठबंधन में से एक अपील हो जाती है कि नहीं भाई वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीआरएस, एमआईएम, जनसेना ये सब समर्थन कर दें रेड्डी साहब का, तो अगर आप बड़े बड़े दल देखें, टीडीपी लोकसभा में 16 है, राज्यसभा में 2 है, यानी कि टोटल 18। और वाईएसआर कांग्रेस हालांकि एनडीए को समर्थन नहीं करती, लेकिन एनडीए के बहुत ज़्यादा विपक्ष में भी नहीं रहती है, उनका पोजीशन ना वो इंडिया गठबंधन में पूरी तरीके से है ना एनडीए में है। वाईएसआर कांग्रेस लोकसभा में 4 है और राज्यसभा में 7 है, यानी कि टोटल 11। ये दोनों मिलाकर के 29 होता है। अब ये इसको आप जोड़ भी दें तो भी ये एनडीए की अंक गणित को पछाड़ता नहीं है, लेकिन बात पोजीशनिंग की हो जाती है, बात आगे की हो जाती है। टीडीपी अगर कोई निर्णय ले लेता है तो उसके बाद फिर एनडीए गठबंधन में क्या कुछ खटास रहेगी या फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और वो इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपका कैंडिडेट तो इन एनी केस आप ला ही रहें, एनडीए को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कर ले टीडीपी अपने मन की भी, क्या इस तरीके की गणित होगी। तो इस चुनाव ने ये बहुत हद तक इसके नतीजे किसी से छुपे हुए नहीं हैं, इसमें कोई सस्पेंस ही नहीं है इस चुनाव में। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बताया, जो घटक दल हैं दोनों तरफ और वो भी साउथ के, उनके लिए एक सिरदर्द तो बन गया है ये चुनाव। अब वो क्या फैसला लेंगे हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।